टीम ख़वातीन और हज़रात जस्तजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज के जस्तजू में हम बात करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान की सियासत हो, चाहे वो आज़ाद कश्मीर की सियासत हो, चाहे बरतानिया में रहने वाले जो तारकीन वतन पाकिस्तानी और कश्मीरी हैं, यहाँ उनकी पाकिस्तानी या कश्मीरी सियासत में उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है उसके ऊपर बात हो। एक दौर ऐसा था कि हम ये सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि पाकिस्तान की सियासी जमातों से वाबस्ता जो कारकुन थे, उनकी जब पार्टी के लिए खिदमात होती थी, तो जब इक़्तिदार में उनकी सियासी पार्टियाँ आती थी तो कारकुनों को नवाजा जाता था। बहुत कम लोग ऐसे गुज़रे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हमने एस्टैब्लिश होते हुए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, आज़ाद कश्मीर की सियासत में देखे, जिनके बारे में कहा जाता था कि ये बड़े जेन्युइन किस्म के कारकुन थे, और जब पार्टी इनकी इक़्तिदार में आई तो इनके कहे पूछे सुने बगैर ही पार्टी ने इनको एडजस्ट किया। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद भी बहुत से लोगों को एडजस्ट किया गया पार्टी की तरफ से पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह जब मोहतरमा एग्ज़ाइल में थी, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद जब पहली दफ़ा 88 की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की बनी, तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी के जो पुराने वर्कर्स थे, पुराने जो भुट्टो के शुदाई थे, उनको बीबी ने आने के बाद उनका ख़्याल रखा, उनको सियासी उनकी एडजस्टमेंट्स की। लेकिन कुछ अरसे से पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें मादा परस्ती, दौलत और इन चीज़ों ने घेरा कर रखा है, जिसकी वजह से हमें जो सियासी कारकुन हैं वो गिले और शिकवे करते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से एक कारकुन हमारे सामने हैं, अरशद बरकी साहब, जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर रहे हैं, और मोहतरमा की ज़िंदगी में इनको पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और जो है वो वक़ार हासिल था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इनको अपना भाई बना रखा था, लेकिन जब से उनकी शहादत हुई उसके बाद पार्टी इक़्तिदार में भी इनकी आई, लेकिन बरकी साहब जैसे लोग इग्नोर हुए। इन्होंने पार्टी को खैरबाद भी कहा एक बार, फिर दोबारा अब ये पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। किन शराइत पे शामिल हुए हैं, क्या इनके आगे अज़ाइम है सियासी, और कारकुनों के हवाले से जो मसाइल हैं उसको बरकी साहब कैसे बयान करते हैं, ये आज इनकी ज़ुबानी ही हम सुनेंगे। बरकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच एजाज़ फजल साहब। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर और ममनून हूँ कि आज आप मेरी रिहाइशगाह पे तशरीफ़ लाए। इससे ये ज़ाहिर होता है कि आज की दुनिया में भी, आज की मादा परस्ती के दौर में भी, पाकिस्तान और बरतानिया में आज भी ऐसे सहाफ़ी हैं जो हक और सच की बात करना चाहते हैं, जिनको पता है कि चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो, या कोई भी और दीगर जो सियासी जमातें पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, उनके जो बुनियादी तौर पर नजरियाती जो कारकुन हैं वो कौन कौन से हैं। आज मादा परस्ती के दौर में मैं आप पे बहुत खुश हुआ हूँ कि आपने खुद मुझे ढूंढ करके यहाँ मेरे रिहाइशगाह पे तशरीफ़ लाए। तो आपके मेरे रिहाइशगाह पे अमन से ये जाहिर होता है कि आप वाकई एक विजडम वाले, आउटस्पोकन, जहांदीदा साफ़ी हैं, जो मादा परस्ती के इस दौर में भी पार्टी से वाबस्ता नजरियाती और मुखलस कारकुनों को ढूंढ करके उनका इंटरव्यू करते हैं, ताकि आपके इस चैनल की तवासत से, आपके इस प्रोग्राम का नाम भी जस्तजू का मतलब ये होता है कि एक स्ट्रगल। तो इसी टाइटल की तवासत से आप मेरे पास तशरीफ़ लाए, तो आप इंशाअल्लाह ताला जिस तरह के भी सवाल मुझसे करेंगे, मैं बगैर किसी डर और खौफ के, बिला झिझक, मेरी ये फितरत में है कि आउटस्पोकन आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दूँ। बहुत शुक्रिया बरकी साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहला सवाल हम आपसे ये करते हैं कि मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी, जिसको गरीबों की सियासी कारकुनों की जमात कहा जाता था, आज की पीपल्स पार्टी को अरशद बरकी साहब कैसे देखते हैं? देखिए एजाज़ फजल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इसलिए रखी ताकि पाकिस्तान के जो पिसे हुए तबकात थे, जो गरीब, नादार, किसान, मजदूर,
तलबा, उनको सियासी शऊर दिया जाए। और हमारे मुल्क में ये जो लोगों ने पार्टियों के अंदर अपनी पार्टियां बना रखी है बरादरी की तवासत से, ठीक, इनसे बालातर होकर के शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने एक मंशूर दिया, एक सोच दी पाकिस्तान के अवाम को। चलें वो तो भट्टो साहब तो गुजर गए ना, वो वक्त अब चला गया, वो पास्ट में चला गया। आज की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं इसी तवासत से बात कर रहा था। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और फिर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के बाद शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी पार्टी कारकुनों की इज्जत करने वाली खातून थी। ठीक, आज की बात करें ना, आज की जो पार्टी है हमारी, वो टोटल 100% मादा परस्ती पे बिलीव करने वाली पार्टी रह गई। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो बस्ता और खालिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो जो फर्द शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के फलसफे पे यकीन करता है, या जो जो फर्द शहीद जमहूरियत दुख्तर पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में उसके बहुत करीबी था, उसे आज पार्टी के अंदर बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। एक किस्म की पार्टी के अंदर उसको सजा दी जा रही है। कौन पार्टी को चला रहा है? जरदारी साहब चला रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब चला रहे हैं। ये तो चले, मैं पाकिस्तान के हद तक आपसे पूछता हूँ, मैं फिर बरतानिया और आज़ाद कश्मीर की तरफ भी बढ़ूंगा। मुख्तसरन ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त किसके कंट्रोल में है, जरदारी साहब के या बिलावल भुट्टो? देखिए एजाज फजल साहब, ज़ाहिरी तौर पे तो शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वफात के बाद बिलावल भुट्टो साहब को पार्टी का चेयरमैन बनाया गया। ठीक। और जहां तक आसफ जरदारी साहब का तल्लक है, एक जमाना में मैं सिंध गया हुआ था। सिंध के जो सीनियर मिनिस्टर थे पीर मजरुल हक साहब, उनकी रिहाइशगाह पे मैं था, तो मुझे पीर मजर साहब कहने लगे कि अरशद बरकी पाकिस्तान के अंदर और आज़ाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। वो उस वक्त सीनियर मिनिस्टर थे और चौधरी अब्दुल मजीद आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम थे। तो मुझे कहने लगे कि बरकी साहब, बेनज़ीर भुट्टो तो आपको अपना भाई तस्वर करती थी, और फिर आपने बेनज़ीर भुट्टो एक वाहिद सियासी शख्सियत है जो आजाद फजल साहब आपको भी पता है, अप्रॉक्सीमेटली 8-10 बार मेरी रिहाइशगाह पे तशरीफ लाई और बरतानिया में सबसे बड़े बड़े फंक्शन मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के किए। पिछले दिनों जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हमारी पीपल्स पार्टी के इंचार्ज हैं, चौधरी रियाज साहब, मैं आपको बात सुना रहा हूँ, मेरे घर तशरीफ लाए तो मेरे घर एक ड्राइंग रूम में एक दीवार पे सब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो फोटोग्राफ हैं वो चस्पा हैं, और एक फोटो में जो इस वक्त पार्टी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मेरी वाइफ की गोद में बैठे हुए हैं, जबकि जो इस वक्त खातून अव्वल हैं पाकिस्तान की आसफा भुट्टो जरदारी, वो भी एक तरफ खड़ी हुई हैं। वो फोटो हमने लिया, मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मेरा खाना किया हुआ था लंदन अपनी रिहाइश में। इन हालात में जब बिलावल इस वक्त चेयरमैन है पार्टी के, आपसे कभी उन्होंने पर्सनली कोई रब्ता करने की कोशिश की? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं कराची गया हुआ था तो पीर मजर साहब, सुबह आप मेरी बात अगर सुनेंगे तो तब बात होगी ना, वो गए आसफ जरदारी साहब के पास। कि लंबी स्टोरी। आसफ जरदारी साहब उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। वो कहने लगे कि वाकई ये अरशद बरकी है जो, ये तो हमारे घर का फर्द था, बेनज़ीर भुट्टो इसकी बहुत तारीफें करती थी। तो पीर मजर से वो पूछने लगे कि अरशद बरकी क्या चाहता है। तो पीर मजर ने कहा कि अरशद बरकी चूंकि उस वक्त जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिंदा थी तो वो बेनज़ीर भुट्टो के पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर बनाए आज़ाद कश्मीर थे, पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे आज़ाद कश्मीर के लिए। तो आसफ जरदारी ने 5 मिनट न लगाए तो अपनी वो जो उसकी पॉलिटिकल सेक्रेटरी है रक्साना मंगश, उसको कहा कि अरशद बरकी का नोटिफिकेशन कर दो, इसको बिलावल भुट्टो जरदारी का पॉलिटिकल सेक्रेटरी बना दिया जाए। फिर उसके बाद में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मिला बिलावल हाउस कराची में। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के मेंबर सैयद सादत शाह साहब भी थे। तो फिर छोड़ा क्यों पार्टी को आपने? पार्टी को छोड़ा इसलिए कि देखिए, आसफ जरदारी ने रक्साना बंगश को
मेरा वो नोटिफिकेशन जारी करने का कहा, लेकिन बाद में कुछ आज़ाद कश्मीर के हमारे सियासतदान इन्वॉल्व हुए तो वो मेरा नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। चलें जी, जो नोटिफिकेशन जारी ना हो सका पीपल्स पार्टी छोड़ने की वजह, तो जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं लोग, उनको पता चली कि अरशद बरकी साहब ने पीपल्स पार्टी को छोड़ा क्यों था। अरशद बरकी साहब जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर रहे हैं, और दूसरी दफ़ा इनको आसिफ अली जरदारी साहब ने, प्रेसिडेंट हैं जो रियासत पाकिस्तान के, उन्होंने इनको बिलावल भुट्टो साहब का कोऑर्डिनेटर बनाया, लेकिन इनका नोटिफिकेशन जारी ना हुआ, जिसके रंज की वजह से, गुस्से की वजह से फिर ये पीपल्स पार्टी से रिज़ाइन होकर पीटीआई में चले गए थे। लेकिन पीटीआई में भी इनको ज़्यादा देर जो है वो बर्दाश्त ना किया गया, या ये ख़ुद वहाँ पे टिक ना सके, वापस पीपल्स पार्टी में अब चले गए हैं। आज़ाद कश्मीर की जो इनकी पार्टी है, क्योंकि इनका तल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है, उसके बारे में बात करेंगे। बरकी साहब सदर पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन साहब हैं, लेकिन फैसले चौधरी रियाज साहब करते हैं, ये एक परसेप्शन है, इसके ऊपर लोग खुल खुला बात करते हैं। ये किस हद तक आपके नज़दीक दुरुस्त है? ये बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि मैं अब हाल ही में पाकिस्तान से वापस आया हूँ। मेरे इस दौरे के दौरान मैंने प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर से भी मुतअद्दिद मुलाकातें की, और चौधरी रियाज साहब की रिहाइशगाह पे भी इस्लामाबाद मैंने उनसे काफ़ी दफ़ा मुलाकातें की। और इस वक्त जो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं आज़ाद कश्मीर के, वो वाक़यातन और खालिस्तन चौधरी रियाज साहब हैं। चौधरी रियाज साहब भी जो फ़ैसला करते हैं, उसको आगे जो इस वक्त जिसका नाम फैसल मुमताज़ राठौर है, वो उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बदकिस्मती है, और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक चौधरी यासीन का तल्लक है, चौधरी यासीन ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ी सियासी तवील अरसा सियासी जद्दोजहद की, और वो भी जिस तरह मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भाई तस्वर होता हूँ, इसी तरह चौधरी यासीन भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भाई थे। और अनफॉर्चुनेटली ये हमारे आज़ाद कश्मीर की सियासत का बदकिस्मती है, क्योंकि वो पार्टी के सदर थे, तो वो उन्हीं को ही होना चाहिए था वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर। जहाँ तक बिलावल ये फैसला बिलावल का था या आसिफ अली जरदारी साहब का था कि फैसल राठौर को प्राइम मिनिस्टर बनाना, या चौधरी रियाज का? खालिस्तन बीबी फरियाल और चौधरी रियाज साहब। क्या वजह है ये चौधरी यासीन के खिलाफ क्यों उन्होंने, एक बंदे की इतनी जद्दोजहद थी? अब क्योंकि वक्त गुजर गया है, इसके ऊपर ज़्यादा देर में बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ऐसा क्या कोई ज़ाती कोई इनकी आपस में कोई रंजिश थी, या कोई पर्सनालिटी क्लैश था? क्या वजह थी कि चौधरी यासीन को चौधरी रियाज साहब ने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया? देखिए, मैं एजाज फजल साहब, मैंने अपने इंटरव्यू के दौरान में भी आपको बताया है कि जो फ़र्द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शहीद जमहूरियत दुख्तर पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के करीब तस्वर किया जाता था, मौजूदा क़यादत के साथ उनका अच्छा खासा एक लिज़ाम था, जिसकी वजह से पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है उनके साथ उनके बड़े अच्छे मरासम थे। नहीं थे तो चौधरी रियाज को शायद वो उस तरह से अहमियत नहीं देते थे जिस तरह से ये बाकी लोग चौधरी रियाज साहब को। यही तो मैं आपको एजाज फजल साहब कह रहा हूँ ना, चौधरी यासीन साहब इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन गुड बुक्स एज़ फार एज़ बिलावल भुट्टो साहब कंसर्न, और इसी तरह आसिफ जरदारी साहब भी उनका एहतराम करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज़ाद कश्मीर के जितने फैसले हैं वो आजकल सब बीबी फरियाल करती है। देखिए, आजकल आपने देखा होगा आज़ाद कश्मीर में जिन जिन लोगों को उन्होंने अकोमोडेट किया है, वो सब के सब बीबी फरियाल के हुक्म पे हुए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, इन फैसलों से कितना पार्टी को नुकसान पहुँचा आपके नज़दीक? शदीद पार्टी के जो नजरियाती कारकुन हैं वो अब क्या कर सकते हैं, मुझे ये बताएं। और फिर मैं इसको आपको ये भी बताता हूँ कि बिलखसूस बिलावल भुट्टो साहब के इर्द गिर्द जितना स्टाफ है, और आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा के जितना स्टाफ है, वो भी सब का सब कंट्रोल है जो उस पर मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा का है। अगर मैं बस बिलफर्ज ख्वाहिश रखूं कि बिलावल भुट्टो साहब को मैं मिलना चाहता हूं, या मैं ख्वाहिश रखूं कि आसफा भुट्टो जरदारी साहब को मिलना चाहता हूं, जब तक ग्रीन सिग्नल बीबी फरियाल की तरफ से नहीं होगा,
मेरी मुलाकात किसी सूरत में नहीं हो सकती। यानी कि बिलावल भुट्टो के जो इर्द गिर्द इस वक्त या उनके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर बच्चों के इर्द गिर्द जो घेरा है वो या जो लोग हैं वो मोहतरमा फ़याल तलपुर साहबा का, ये कहने का मकसद। 100%। तो उनके ऊपर कंट्रोल आपके कहने का मकसद ये है कि बिलावल के ऊपर और आसपा के ऊपर जो कंट्रोल है वो फ़याल तलपुर साहबा का। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पिछले दिनों, अब मैं क्या आपको, मैं आउटस्पोकन आदमी हूँ, बता देना चाहता हूँ कि मेरा आप मोबाइल खोल के देखे तो मैंने सब कुछ ये आसफा भुट्टो जरदरी का जो आसफा भुट्टो जरदरी आजकल खातून अव्वल है, उनका जो सेक्रेटरी है उसको भी, और बिलावल भुट्टो सेक्रेटरी भुट्टो साहबा का जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी है जुनैद, उसको भी इन डिटेल्स तमाम फोटो के साथ उन सब के मोबाइल नंबर, ये मेरा मोबाइल नंबर आप खोल के देखें तो इसमें आसफा भुट्टो के पॉलिटिकल सेक्रेटरी का भी नंबर है, इसमें बिलावल भुट्टो जरदरी साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी का भी नंबर है, और फिर शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो बहन है सनम भुट्टो साहिबा, उनसे भी मैं राब्ते में रहता हूँ। भुट्टो खानदान सब जानता है, इवन दो आसफ जरदरी साहब को भी आप पता है। समझते हैं कि बिलावल को या आसफा को इन चीज़ों का इल्म है कि वो किसी के कंट्रोल में है? देखिए, मेरे ख्याल में क्योंकि एक दफ़ा हाकम अली जरदरी साहब की एजाज फजल साहब का आपका इंटरव्यू लंबा हो जाएगा जी जी, तो उनका चिलम था प्रेसिडेंट हाउस में, मैं सादत शाह और मरहूम बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इकट्ठे वहाँ गए, तो स्टेज लगा हुआ था, स्टेज पे बैठे हुए थे आसफ जरदरी साहब भी, आसफा भुट्टो साहिबा भी, बीबी फरियाल भी, और जहांगीर बदर साहब मरहूम, वो उस फंक्शन को कंडक्ट कर रहे थे। तो मैंने बेनज़ीर भुट्टो पे जितनी भी बुकें लिखी, एक बुक लिखी मैंने बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान, और जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की ऑटोबायोग्राफी लिखी 10 दिन में दुबई में, और मेरा बेटा जीशान बरकी बीबी बेनज़ीर भुट्टो की रिहाइशगाह पे रखे दुबई, और मैं सहाफ़ी वहाँ से ले गया, पाकिस्तान से तारक वारसी साहब को ले गया, असगर शाह साहब को ले गया, बीबी से बिल मुशायफा इंटरव्यू करके बीबी की ऑटोबायोग्राफी लिखी, और वो तमाम बुकें मैंने उनके स्टेज पे, वो जो बता रहा हूँ कि प्रेसिडेंट हाउस में जो अजलास था उस स्टेज पे मेज़ था जो, उस पर रख दी। तो जब फंक्शन ख़त्म हुआ तो बीबी आसफा को मैंने उसका फ़ोटो दिखाया, वो जहाँ मेरी वाइफ की गोद में बैठी हुई है, तो वो बुकें अपनी छाती के साथ लगा करके बीबी आसफा भुट्टो अंदर प्रेसिडेंट हाउस में चली गई। तो उनको तो पता तो है, बिलावल भुट्टो जरदरी को तो कराची में पर्सनली जब मैं सादत शाह, लेकिन आप समझते हैं कि वो किसी के कंट्रोल में हैं जिसकी वजह से वो खुद फैसले नहीं कर पाते? 100%। चलो, इनका दावा है बरकी साहब का कि जो बिलावल हैं और आसफा हैं वो किसी के कंट्रोल में हैं और वो फैसले करने में बकौल इनके वो शायद उस तरह से खुद मुख्तार नहीं, और बड़ी दबंग किस्म की गुफ्तगू के हवाले से ये जाने भी चाहते हैं, पहचाने भी जाते हैं, और ये आज के नहीं बल्कि ज़माना तालिब इल्मी में भी इन्होंने इस वजह से बड़ी मारें खाई हैं बरकी साहब ने। इनके दोस्त, इनके हल्का अहबाब सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि बरकी साहब बड़ी दबंग किस्म की शख्सियत रहे हैं, और आज ये उम्र के इस हिस्से में है कि शायद इस उम्र में जाके बंदा सोचता है कि अब क्या मुफाद उठाना या क्या फ़ायदा लेना, लेकिन आज भी इनका लहजा वही है, वही सच्चाई, वही दबंग अंदाज़। तो हम इसी वजह से चाह रहे थे कि इनसे बातचीत हम करें। बरकी साहब बड़े ओहदे-शोहदे दिए जा रहे हैं आपके पार्टी के लोगों को, मशीरियाँ और बड़े-बड़े सियासी ओहदों के ऊपर तकर्रियाँ, तो कारकुन को तो यही होता है ना कि उसको इज़्ज़त मिल जाए, ये तो इज़्ज़त दी जा रही है। तो आपको कोई ओहदा वगैरह नहीं दिया गया? आप बैरिस्टर सुल्तान मरहूम के हवाले से काफ़ी तनकीद करते हुए हमें दिखाई देते रहे हैं कि उन्होंने आपको एडजस्ट नहीं किया था, लेकिन इस वक्त तो ये ओहदे इस तरह रेवन्यू की तरह लोगों को दिए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं और कारकुनों को दिए जा रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं लिया कोई ओहदा? देखिए एजाज फजल साहब, मैंने आपको जैसे कि मेंशन भी किया है कि मेरे इस दौराए आज़ाद कश्मीर के दौरान मैंने अप्रॉक्सीमेटली 3-4 दफ़ा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से भी मुलाकात की। जब मैंने मुलाकात की तो उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी, सच्ची बात है। फैसल राठौर को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उसने अवाने वज़ीर आज़म के दरवाजे खोल दिए हैं। हर एक दूसरा तीसरा बंदा वहाँ जाता है, उससे इजीली मुलाकात कर सकता है। इसी तरह जो आज़ाद कश्मीर अफेयर्स के इस वक्त इंचार्ज हैं चौधरी रियाज साहब, उनकी रिहाइशगाह पे जाके
काफ़ी दफ़ा मेरी मुलाकात हुई, और फिर एक दफ़ा तो वो मेरी रिहाइशगाह पे मीरपुर भी तशरीफ़ लाए, जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा था कि मैं ले गया उनको ड्राइंग रूम में, जहाँ बेनज़ीर भुट्टो के सारे तो ओहदे के लिए कोई फोटो उन्होंने ऑफर लगे किया हुए आपको? मुझे कह रहे थे। लेकिन देखिए, ये ओदू की आज फॉर सेल लगे हुए सैकड़ों पैसे के लेते हैं, पैसे लेते हैं फॉर सेल? ये तो मैं नहीं कह सकता। नहीं तो फिर आप क्यों लफ्ज़ ये इस्तेमाल मैं कर रहे हैं फॉर नहीं सेल? इस वजह से कह रहा हूँ। आप देखें कि किसी प्राइम मिनिस्टर के अप्रॉक्सीमेटली इस वक्त फैसल राठौर के 50 से लेके 100 के करीब ये जो ये तो अच्छी बात एडवाइजर नहीं है है, कि कारकुनों को एडजस्ट ये कर क्या क्या कारकुनों को एक वैसे स्टाम्प पे चले एक उनकी वैसे, जिंदगी में नाम के साथ लिखा जाएगा ना जी, तो मुझे तो हर एक साबिक मुशीर। देखिए मुझे जैसे तो, आप कहलवाते हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तो के था ना, साबिक कोऑर्डिनेटर, तो ये भी कोऑर्डिनेटर, ये भी तो मुशीर है ना। वो वो मैं अकेला ही था ना। बेनज़ीर भुट्टो ने आप तो अकेले थे ना। 100 के करीब तो आज़ाद कश्मीर के आपने पॉलिटिकल एडवाइजर नहीं बना। पाकिस्तान में थी क्या नाम है, नहीद खान, और एजे के अफेयर्स के मामले में वो उन्होंने सिर्फ मुझे अकेले बनाया हुआ था। देखिए, जो एडवाइजर होता है प्राइम मिनिस्टर का, एक एडवाइजर है वो सरदार सगीर का बेटा है, तो फिर आगे एडवाइजर के भी आगे एडवाइजर उन्होंने बनाने शुरू। ये एक तरह से चलें, ये ओदू की डिस्ग्रेस है। चलें, डिस्ग्रेस है, ये तो आपकी पार्टी का फैसला है, और ज़ाहिर है आप पार्टी के इस फैसले से आप मुत्तफिक नहीं है। मैं मुत्तफिक नहीं हूँ कम। अच्छा, एक और चीज़, आप बैरिस्टर सुल्तान मरहूम की बहुत क्लोज रहे हैं, और उनके ख़िलाफ़ आपने काफ़ी अपना गुस्से का इज़हार भी किया, जो आपके एडजस्टमेंट वो नहीं कर सके, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं ख़ुद भी बात नहीं करूँगा, आपसे भी यही कहूँगा कि आप उनके बारे में कोई बात ना करें, अल्लाह उनको गरी की रहमत करे। उनका बेटा पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है, दूसरी तरफ आप चौधरी मजीद साहब के बेटे के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या माजरा है? क्या गुस्से में या इंतकाम में आप चौधरी मजीद के, क्योंकि यही गुफ्तगू आप किसी दौर में जो आप बैरिस्टर सुल्तान के बारे में करते रहे हैं, आप चौधरी मजीद के ख़िलाफ़ करते रहे हैं, आज आप चौधरी मजीद के साथ खड़े होकर वही गुफ्तगू बैरिस्टर की ज़िंदगी में उसके बारे में करते रहे, तो ये क्या तज़ाद नहीं है आपकी इस पर्सनैलिटी में? देखिए एजाज फजल साहब, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का मैंने सियासत में अप्रॉक्सीमेटली 25-30 साल साथ दिया। वो उस वक़्त से साथ दिया जब उन्होंने अपनी पार्टी लिबरेशन लीग को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, ये हमें पता है, आप उनके साथ रहे, बल्कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, पार्टी में शामिल हुए, आप उनके साथ रहे, बहुत ही साथ जो जेन्युइन कारकुन थे पीपल्स उनका पार्टी भी के। मेरे साथ बहुत लेकिन प्यार उन्होंने रहा। ये जो आखिरी उनका इक़्तिदार था जब प्रेसिडेंट बने, उनसे उन्होंने आपके साथ कोई वादा किया हुआ था कि वो आपको मशीर बनाएंगे या आपको ओहदा देंगे? नहीं, उन्होंने मेरे साथ बहुत प्यार किया, और हालांकि वो जब बीमार थे, लंदन तशरीफ़ लाए हुए थे लुटन, तो उनका मुझे टेलीफोन आया कि अरशद बरकी मेरे साथ मुलाकात करने के लिए आओ। उनके जो एक हैं चौधरी माजिद साहब, वो भी उनके साथ थे, माजिद इस्माइल साहब। तो मैंने बैरिस्टर साहब से माजत की। मैंने, क्योंकि उस वक्त मैं अपना माइंड बना चुका था, मैंने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का साथ इसलिए दिया कि मैं समझता था कि ये बैरिस्टर है। जब बंदा पढ़ जाता है, तालीम याफ्ता होता है, देखिए पाकिस्तान भी तो एक बैरिस्टर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था, तो मेरे जहन में था कि ये पढ़ा लिखा आदमी है, तो ये बरादरी के खोल से निकल करके सियासत करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं। आप देखेंगे यहाँ आज भी मेरे घर में उनका फ़ोटो लगा हुआ है, मीरपुर में भी मेरे घर पे उनका फ़ोटो लगा हुआ है। वो बरादरी के खोल से नहीं निकल सके। जब वो मुझे बुला रहे थे, उस वक्त उनका कोई जहन बन रहा था कि अरशद बरकी को तो किसी न किसी, लेकिन उस वक्त मैं ये जो फर्जी किस्म के ओहदे वो नहीं, लेकिन आप जब पीपल्स पार्टी में चले गए हैं, आपने भी तो जाके इंतकामी उनके ख़िलाफ़ गुफ्तगू करना शुरू कर दी, और फिर चौधरी मजीद साहब जिनके ख़िलाफ़ आपने अलम बगावत बुलंद किया था हुकूमत के दौरान उनकी, तो आप उनके बेटे के साथ जाके खड़ा हो गए। तो ये किस्म का आपने बैरिस्टर साहब को, आप उनके उस अमल से खुश नहीं है कि उन्होंने बरादरी को अकोमोडेट किया, आपको नहीं किया, लेकिन आपने भी तो वही काम किया ना जो जब आप तो किसी इंतकाम। एजाज फजल साहब, चौधरी मजीद का बेटा अप्रॉक्सीमेटली हाफ डजन के करीब मेरे घर आया। फिर वो अपने बाप को भी, उसका बाप है जो चौधरी मजीद आजकल व्हील चेयर पे है, जी, तो आप मेरे घर वहाँ पता नहीं मीर पर गए हुए नहीं, वो ऊंचाई पे है। नहीं, तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके सेम इसी किस्म के इख्तलाफात उनके साथ भी रहे हैं जब वो इक़्तिदार में थे या नहीं थे? ये बिल्कुल ठीक है, उन्होंने भी ज्यादती की। तो ऐसा कौन सा काम
जो उन्होंने लेकिन किया जिसकी वजह से आप उनकी तरफ माइल हो गए? उन्होंने ज्यादती की, लेकिन उनकी अच्छी बातें भी मुझे याद थी। अच्छी बातें चौधरी मजीद की मुझे ये याद थी कि जब भी मैं मुजफ्फराबाद गया तो उन्होंने मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस में ठहराया। बल्कि एक दफ़ा मैं, गुलाम रसूल अवामी और कुछ और भी लोग थे, हम गए हुए थे मुजफ्फराबाद, वो प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी पे बैठा के वो हमें इस्लामाबाद लेके आया। खूबियां तो हैं तो चौधरी फिर मजीद उसके बाद जब वो मैं नाराज था चौधरी साहब। आप मजीद, नाराज क्यों थे? जब मैं चौधरी मजीद साहब के साथ नाराज था तो क्यों नाराज थे आप? नाराज इसलिए था, एडजस्टमेंट की वजह मैं से? एडजस्टमेंट भी वो करना चाहता था, लेकिन मैं ये कोऑर्डिनेटर या ये फर्जी किस्म के जो वो तो ये भी करना चाहते थे। ये जो चौधरी रियाज साहब हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। रियाज साहब ने आपको जाती तौर पे कहा एडजस्टमेंट के लिए? वो किस ये बात? जिस तरह ये एडवाइजर बना रहे हैं, फर्जी आपने एडवाइजर, इनकार कर दिया? मैंने कहा नहीं। पीपल्स पार्टी आने वाले इंतखाबात में कौन लीड करेगा पीपल्स पार्टी को? जो रियाज लीड करेगा, जो रियाज साहब साबिक सदर राजा क्या कहते हैं जुल्करनैन के घर गए, सबसे बड़ी कामयाबी पीपल्स पार्टी जो रियाज की क़यादत में ये तस्वर कर रही थी, लेकिन वो नून लीग में शामिल हो गए। इसी तरह जो रशीद पीपल्स पार्टी से आपके मिनिस्टर, सिटिंग मिनिस्टर थे, वो नून लीग में चले गए और बेशुमार लोग भागने वाले हैं। तो चोरी यासीन साहब को जिस तरह से बेतौकीर किया गया, उनको वजारत उज़्मा नहीं दी गई, इस सारी सूरत हाल में क्या रियाल तालपुर साहबा आज़ाद कश्मीर में जाकर कैंपेन चलाएंगी पीपल्स पार्टी की, जो रियाज साहब चलाएंगे, या अकेले जो है वो फैसल मुमताज़ राठौर साहब पीपल्स पार्टी की कैंपेन चलाएंगे? आपको बैसियत कारकुन क्या नक्शा नज़र आ रहा है? मुझे तो ये नज़र आता है कि जब आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन बाकायदा तरीके से चलेगी तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खुद आ करके जलसों से खिताब करेंगे। लेकिन फैसले जो जितने भी हो रहे हैं इस वक्त, जितने भी फैसले, मुझे पता नहीं है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब या तो आज़ाद कश्मीर के अफेयर्स में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते, वो सब के सब बीबी फरियाल और चौधरी रियाज कर रहे हैं। और जब अगर बिलफर्ज, आपको भी पता है पिछली हुकूमत जब थी, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इस दुनिया से चली गई थी, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, चौधरी मजीद साहब जब वज़ीर आज़म बने, तो उस वक्त भी कुल्ली इख्तियारात थे जो वजारत उज़्मा के वो चौधरी रियाज साहब के पास थे। चौधरी रियाज साहब का प्रोटोकॉल आप देख लीजिएगा, पिछले दिनों वो मैं पाकिस्तान था, तो चौधरी मजीद साहब के घर आए, वो एक्शन कमेटी है जी, ये जो प्रोटोकॉल उनको मिल रहा है, ये आज़ाद कश्मीर के लोगों को टैक्स के पैसों से मिल रहा है, यही बात है? तो एक्शन कमेटी या आप जैसे जो दबंग लोग हैं, ये क्यों बात नहीं? और ये भी यूँ कहा जाता है कि एक्शन कमेटी और आपकी जो इस वक्त हुकूमत है, वो आपस में, उनकी आपस में गांठें मिली हुई हैं, ये किस हद तक कंसेप्ट? ये तो मैं नहीं मानता, लेकिन एक्शन कमेटी के जो काम हैं, जो उनके मुतालबात हैं, मैं खालिस्तन 100% उनके तमाम मुतालबात से एग्री करता हूँ। वो ठीक कहते हैं। ठीक। आज़ाद कश्मीर में तो एक, लेकिन उनको ये भी बताया ना कि आपका जो पार्टी का जो आप लीड कर रहे थे रियाज साहब, वो जो वसाइल यूज़ कर रहे हैं, वो आज़ाद कश्मीर के वसाइल यूज़ कर रहे हैं, तो उनको रोका जाए, ऐसा हो सकता है? उस पे वो क्रिटिसिज्म करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर के फैसले सारे वहाँ पाकिस्तान से क्यों होते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली सारी सियासी जमातों का यहाँ वहाँ यही माहौल है ना आजाद साहब, ना सिर्फ पाकिस्तान का भी ऐसा ही है, मुस्लिम लीग, तहरीक इंसाफ का भी ऐसा ही है। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त आपकी पार्टी क्योंकि इक़्तिदार में है, तो जो रियाज साहब को ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका अरशद बरकी साहब, साबिक कोऑर्डिनेटर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के और पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा, इनके साथ हमारी गुफ्तगू हुई। आपने ये गुफ्तगू सुनी, आप इनकी गुफ्तगू से किस हद तक मुत्तफ़िक हैं, एग्री हैं, डिसएग्री हैं, अपने कमेंट्स में ज़रूर हमें बताइएगा, ताकि हम आगे भी इसके ऊपर मज़ीद कोई प्रोग्राम किसी पार्टी की आला सियासी शख्सियत के साथ कर सकें। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे। खुदा हाफ़िज़।